नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल नौकरी एग्ज़ाम वाला में। ये एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको हर विषय से संबंधित एक सटीक सामग्री आपको मिल जाती है आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए। यहां पर आज हम पेडागॉजी सीरीज के अंतर्गत भाग 11 आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का हमने सिलेक्शन किया है जो निश्चित रूप से आपको सफलता दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं आने वाली परीक्षाओं में। चलिए शुरू करते हैं। सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 आवृत्ति बहुभुज, 2 स्तंभाकृति, 3 संचयी आवृत्ति, 4 रेखा चित्र। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। सांख्यिकी में उस रेखा चित्र को जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसे स्तंभाकृति कहा जाता है। सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसे स्तंभाकृति कहते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है? ऑप्शन है शैशवावस्था में, ऑप्शन 2 बाल्यावस्था में, ऑप्शन 3 किशोरावस्था में, ऑप्शन 4 प्रौढ़ावस्था में। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। मानव की बुद्धि का विकास अधिकतम बाल्यावस्था में हो जाता है। बुद्धि का अधिकतम विकास बाल्यावस्था में हो जाता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था अर्ली चाइल्डहुड में बच्चों में या बालकों में मानसिक विकास की काफ़ी तेज़ी से वृद्धि होती है और परवर्ती किशोरावस्था आते आते यानी 19-20 साल की उम्र के आते आते यह काफ़ी धीमी हो जाती है। कहने का मतलब है जितने भी मानव में बुद्धि का विकास है वो शिशुवस्था में या किशोरावस्था में ही हो चुका होता है। अगला प्रश्न है शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है किस पर? ऑप्शन 1 नैतिकता पर, ऑप्शन 2 मूल प्रवृत्ति पर, 3 वास्तविकता पर, 4 ध्यान पर। सही उत्तर है मूल प्रवृत्ति पर शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। शैशवावस्था में बालक का निर्माण काल कहा जाता है, यानी जो शैशवावस्था होता है बालक का बचपन होता है उसको उसका निर्माण काल कहा जाता है। इसे सीखने का अनोखा काल भी कहा जाता है। इस अवस्था में शिशु का व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है, जैसे रोना, हंसना, स्वप्न, प्रेम की भावना आदि। यह अवस्था बालक के संपूर्ण भावी जीवन को प्रभावित करती है। इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने शैशवावस्था को मानव जीवन पर आधारित या मानव जीवन का आधार माना है। मनोवैज्ञानिकों ने शैशवावस्था को मानव जीवन का आधार माना है। अगला प्रश्न लेते हैं। अंतर्दृष्टि यानी सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किए थे, यानी कोहलर ने अपने प्रयोग जो किए थे वो किस पर किए थे? अंतर्दृष्टि या सूझ के द्वारा सीखने के सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए। ऑप्शन 1 वनमानुषों पर, ऑप्शन 2 कुत्तों पर, ऑप्शन 2 बिल्ली पर, ऑप्शन 4 चूहों पर। सही है वनमानुष पर। कोहलर ने अपने प्रयोग वनमानुषों पर किए थे अंतर्दृष्टि या सूझबूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत देने का श्रेय जर्मन मनोवैज्ञानिक वुल्फगंग कोहलर को दिया जाता है। कोहलर का पूरा नाम है वुल्फगंग कोहलर, जो कि जर्मनी के रहने वाले थे और उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम है मेंटालिटी ऑफ ओप्स, वर्ष 1925 में लिखा था। कोहलर ने सूझ के सिद्धांत का प्रयोग वनमानुष या सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किए थे। कोहलर के अनुसार कल्पना जितनी अधिक होती है सूझ की क्षमता भी उतनी ही अधिक होती है। कोहलर ने कहा कि हम में या किसी भी प्राणी में कल्पना जितनी अधिक होगी उसमें उतनी ही अधिक क्षमता होगी सूझबूझ की। कल्पना जितनी अधिक होगी सूझ की क्षमता भी उसमें उतनी ही अधिक होगी, यानी हम किसी भी निर्णय को लेने के लिए अपने आइडियाज़ को लगा सकते हैं कि ये काम इस तरह से किया जा सकता है, मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए। यही सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत में कोहलर ने साबित किया था। अगला प्रश्न है
यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में भी जो हैं बच्चे भी उच्च हों, यानी अध्ययन में। ऑप्शन है अध्ययन में उच्च हों, या सृजनशीलता में, या विश्लेषण करने में, या अच्छे अंक प्राप्त करने में। सही उत्तर है सृजनशीलता में। यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले, जिनकी आईक्यू ज़्यादा होती है, ये आवश्यक नहीं कि वो सृजनशीलता में भी अधिक अच्छे हों। किसी भी समस्या का संपूर्ण हल प्राप्त करने की योग्यता बुद्धि को कहा जाता है, जबकि नवीन उत्पाद एवं नवीन खोज की क्षमता का सृजनशीलता कहा जाता है। जब हम किसी चीज़ को खोजते हैं या किसी चीज़ की खोज करते हैं तो उसको सृजनशीलता कहा जाता है। अतः बुद्धि लब्धि के आधार पर सृजनशीलता का मापन किया जा सकता है, तथा निश्चित नहीं हो सकता कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बालक सृजनशीलता में भी उच्च होंगे। अगला प्रश्न है, अधिगम ने प्रभाव का नियम दिया था, यानी अधिगम में सीखने में जो प्रभाव का नियम है वो किसने दिया था। ऑप्शन ए स्किनर ने, ऑप्शन 2 पावलोव ने, ऑप्शन 3 वाटसन ने, ऑप्शन 4 थॉर्नडाइक ने। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। सीखने में या अधिगम करने में प्रभाव का नियम जो था वो थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया था। थॉर्नडाइक ने प्रभाव के 3 नियम प्रतिपादित किए थे। थॉर्नडाइक ने अधिगम या सीखने के मुख्यतः 3 नियम दिए थे। उनमें नंबर 1 तत्परता का नियम, नंबर 2 प्रभाव का नियम, नंबर 3 अभ्यास का नियम। प्रभाव के नियम के अनुसार उस कार्य को सीखना चाहते हैं जिसका परिणाम हमारे लिए अधिक हितकर होता है। प्रभाव संतोषजनक होने पर व्यक्ति उस अनुक्रिया को सीख लेता है और संतोष होने पर उस कार्य को नहीं करना चाहता। प्रभाव के नियम को अध्यापक द्वारा कक्षा कक्ष में लागू करने के लिए मुख्य रूप से ये 2 कार्य करने अति आवश्यक हैं। पहला कार्य है शिक्षक को अध्यापन कार्य करते समय बालकों का उत्साह बढ़ाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3, शिक्षक को चाहिए कि पाठ्यक्रम को व्यवस्थित करके छात्रों के सामने प्रस्तुत करें ताकि छात्रों को अधिगम के प्रति अधिक रुचि बढ़ सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है। पहली विधि है तार्किक विधि, दूसरी प्रत्याह्वान विधि, तीसरी है पहचान विधि, चौथी पुनः सीखना विधि। तो सही उत्तर है इनमें तार्किक विधि का प्रयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है, जबकि प्रत्याह्वान और पहचान पुनः सीखना विधि स्मृति के मापन के लिए उपयोग की जाने वाली विधियां हैं। स्मृति का वह भंडार है, स्मृति वह भंडार है, उस ज्ञान का भंडार है जहाँ पर पूर्व की विषय वस्तु को याददाश्त के रूप में संचित किया जाता है और आवश्यकता अनुसार उसे तत्कालीन परिस्थितियों में याद किया जा सकता है या प्रयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT का विकास किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन 1 हॉर्ट्जमैन, ऑप्शन 2 साइमंड, ऑप्शन 3 मरे, ऑप्शन नंबर 4 बेलक। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। मरे ने प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT का विकास किया था। अब अंतर्बोध परीक्षण एक्चुअल में है क्या। अंतर्बोध परीक्षण TAT व्यक्तित्व मापन का एक परीक्षण है, यानी किसी भी व्यक्ति या आदमी, पुरुष हो या स्त्री, उसके व्यक्तित्व को इस टेस्ट के द्वारा माप सकते हैं, प्रासंगिक अंतर्बोध टेस्ट के या परीक्षण के द्वारा। इस परीक्षण का विकास 1935 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक शिक्षक एस मुरे के द्वारा किया गया था। टेट परीक्षण यानी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में 31 कार्डों का उपयोग किया जाता है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि कई बार प्रश्न आ जाता है टेट प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में कितने कार्डों का इस्तेमाल किया जाता है, तो 31 कार्डों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एक कार्ड सादा रहता है। ये भी प्रश्न बन जाता है कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में कुल
31 कार्डों में से कितने ऐसे कार्ड हैं जो सादा रहते हैं? और तो आंसर है, एक कार्ड सादा रहता है। परीक्षण के समय एक व्यक्ति पर अधिकतम कितने कार्डों का इस्तेमाल किया जा सकता है? तो 20 कार्डों का इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रत्येक कार्ड पर अलग अलग विषयों पर अलग अलग चित्र बने होते हैं। प्रत्येक कार्ड पर बने चित्रों के आधार पर 5 मिनट में जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व का हमें परीक्षण कर रहे हैं, उस व्यक्ति द्वारा 5 मिनट में एक कहानी बनानी पड़ती है, दिए गए 20 कार्डों के प्रयोग करके। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या है? ऑप्शन 1 शिक्षक केंद्रित शिक्षा, ऑप्शन 2 विषय केंद्रित शिक्षा, ऑप्शन 3 क्रिया केंद्रित शिक्षा, ऑप्शन 4 बाल केंद्रित शिक्षा। सही उत्तर है ऑप्शन 4। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान शिक्षा को बाल केंद्रित बनाना है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान बाल केंद्रित शिक्षा है। मनोविज्ञान द्वारा ही शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बालक के व्यवहार में नियंत्रित करके सकारात्मक दिशा प्रदान की जाती है। यानी हम पहले मनोविज्ञान के द्वारा बालक के व्यवहार को समझेंगे और उसके बाद उसके जिस विषय में रुचि है उसके अनुसार उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे। शिक्षा पाठ्यक्रम, शिक्षण पाठ्यक्रम और शिक्षण कौशल छात्रों के अनुसार तैयार की जाती हैं ताकि छात्र सहजतापूर्वक सीख सकें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन 1 वर्गीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन 2 निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन 3 समन्वय का सिद्धांत, ऑप्शन 4 व्यक्तिकता का सिद्धांत। उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। वर्गीकरण का जो सिद्धांत है वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं होता। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पर वृद्धि और विकास का सिद्धांत सतत चलने वाली वृद्धि और विकास ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रियाएं हैं, जो बालक को असहाय शिशु से आत्मनिर्भर प्रौढ़ बनाती हैं। विकास के सिद्धांत निम्न हैं। विकास के 5 सिद्धांत हैं जो इस प्रकार हैं और इन सिद्धांतों के द्वारा ही पूरी विकास की प्रक्रिया नियंत्रित होती है। पहला विकास है निरंतरता का विकास, दूसरा विकास है समन्वय का सिद्धांत। समन्वय के सिद्धांत को हम एकीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। तीसरा है व्यक्तिकता का सिद्धांत, चौथा है वंशानुक्रम का एवं वातावरण के अंतःक्रिया का सिद्धांत, पांचवा जो सिद्धांत है वो विकास क्रम का सिद्धांत है। यहाँ पर जो वर्गीकरण का सिद्धांत है वह विकास का सिद्धांत नहीं होता है। यही प्रश्न का उत्तर है। आज की इस वीडियो में बस ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने सेलेक्ट किया था। आशा करते हैं ये आपको पसंद आए होंगे, जो निश्चित रूप से आगामी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे आपकी सफलता में। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मित्रों में ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर